नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लगातार एक सीरीज चला रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की क्या रणनीति होनी चाहिए। आज हम इसका 7वां भाग लेकर आए हैं या 7वां वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो की विशेषता है भाषा, या कह लीजिए आज हम भाषा के विषय में डिस्कशन करेंगे। आज हमारी रणनीति का मुख्य विषय है भाषा। भाषा क्या होती है, भाषा का क्या कार्य होता है, भाषा हमें क्या प्रदान करती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। भाषा का कार्य होता है व्यक्ति के अपने भावों को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना। यानी यदि दो व्यक्ति हैं और वो एक ही भाषा जानते हैं, तब एक व्यक्ति की बात दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ लेता है और वो अपनी भाषा के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, जिसे दूसरे लोग समझ लेते हैं, उसी भाषा को जानने वाले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जर्मनी का है और एक व्यक्ति इंडिया का है। वो जर्मनी वाला जर्मन बोल रहा है, इंडिया वाला हिंदी बोल रहा है। ना जर्मन को हिंदी समझ में आती है, ना इंडियन को जर्मन समझ में आती है। तो कैसे वार्तालाप करेंगे, कैसे बातचीत होगी उनकी, कैसे भावों की अभिव्यक्ति होगी, वो कैसे एक दूसरे को बताएंगे। यही मुख्य विशेषता होती है भाषा की। भाषा कोई भी हो, जब हम अपने भावों को उसके माध्यम से प्रकट करते हैं, तब सामने वाला जब उनको समझ लेता है, तो ये कार्य भाषा का होता है कि आपके भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देना या बहुत सारे लोगों तक पहुंचा देना। जैसे मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आज आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की रणनीति के 7वें वीडियो में लेकर आया हूं। तो क्या है ये प्रतियोगी परीक्षा 7वां वीडियो? जो ये मैं अभिव्यक्ति दे रहा हूं, जो मैं ये बोल रहा हूं, तो ये आपको समझ में आ रहा है। यदि यहां कोई रसियन व्यक्ति खड़ा हो तो क्या उसको ये चीजें समझ में आएंगी? बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी। तो भाषा का कार्य है व्यक्ति के अपने भावों को प्रदर्शित करना, अपने भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। यानी कि भावों का जो संप्रेषण होता है, अपने भाव भाषा के माध्यम से व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। अब एक स्थिति आती है जब हम आध्यात्मिक चीज के बारे में बात करते हैं, तो वहां आध्यात्मिक जो उन्नति किए हुए लोग होते हैं, वो कहते हैं कि आध्यात्मिक चीजों का वर्णन करने के लिए वो भाषा अभी तक बनी नहीं, या उस भाषा का अभी इजात नहीं हुआ जिसके माध्यम से हम वो अलौकिक अनुभूतियों का वर्णन कर सकें आपसे। ये भाषा केवल भौतिक जगत की है और भौतिक जगत में ही प्रयोग में आती है और उन्हीं चीजों की व्याख्या करती है जो भौतिक जगत के हैं, इस पृथ्वी के हैं। इस जगत में जो दिखाई दे रहा है उसी का प्रदर्शन हम भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। खैर, ये अलग विषय हुआ, इस विषय से भटकते नहीं हैं, पुनः अपने विषय पर आते हैं कि सिविल सर्विसेज में या प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, नियम दोनों पर ही यही लागू होंगे जो मैं बता रहा हूं। भाषा आपकी कैसी होनी चाहिए और जिसके माध्यम से आप अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकें। तो भाषा कैसी? भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा सरल और सशक्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग करने लगें।
शो शब्दावली इतनी कठिन है कि आपका जो मूल्यांकन करता है उसे भी डिक्शनरी उठानी पड़ जाए कि अरे इस शब्द का अर्थ क्या होता है। शब्द बहुत कठिन हो सकते हैं और शब्द बहुत सरल हो सकते हैं। तो हमें ना ज्यादा कठिन की ओर जाना है और ना एकदम बोलचाल की भाषा पर जाना है। हम एकदम साहित्यनिष्ठ भी नहीं होंगे और हम एकदम लोअर ग्रेड की भाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकते। जैसे कि कई बार हम देखते हैं जब मित्रों में आपस में बातचीत होती है तो वो कई बार अब्यूजिंग लैंग्वेज का उपयोग कर लेते हैं। इससे आपको बचना चाहिए। यदि आप अपने लेखन में या इंटरव्यू के समय अभिव्यक्ति में वो शब्द दे देते हैं तो आपका बहुत नेगेटिव इफेक्ट जाता है। चलिए आइए, भाषा का रोल क्या है ये तो आप लोगों ने समझ लिया। आपकी जो अभिव्यक्ति होगी वो भाषा के माध्यम से ही होगी, लेकिन इस अभिव्यक्ति को हम अच्छा सुंदर कैसे बनाएंगे? हमारा मुख्य टॉपिक क्या है कि परीक्षा में हम किस तरीके से सफल हों, किस तरीके से सफलता में अपने कीर्तिमान स्थापित करें। तो उसके लिए सबसे पहला मूल मंत्र है कि जब आप बीए में या इंटर पास कर चुके हैं या इंटर में जब हैं आप, तभी से आपके दिमाग में ये पहले से बैठ जाना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है। या अगर नहीं भी जाना है तब भी भाषा आपकी सशक्त होनी चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, जब आपकी अभिव्यक्ति शैली की बात आएगी तो यदि आप एक सशक्त भाषा में बातचीत करते हैं तो आपकी हमेशा प्रशंसा होगी, और यदि आप साधारण लैंग्वेज की प्रयोग करते हैं तब आपकी आलोचना होगी। मुझे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने कहा कि सर आप कुछ ऐसी बातें किया करिए, कुछ फनी बातें किया करिए, कुछ ऐसा बताया करिए जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए। तो मैंने कहा बेटा, मैं यहां पर फनी चैनल नहीं चला रहा हूं, मैं एक सशक्त भाषा के माध्यम से ही अपनी अभिव्यक्ति दे सकता हूं। एक सब्सक्राइबर ने तो कहा कि सर ये घिसी पिटी चीजें अब कोई नहीं सुनना चाहता। नहीं भाई, सुनना चाहते हैं लोग, वो लोग सुनना चाहते हैं जो प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं। हमें वो भीड़ नहीं चाहिए जो रोड पर खड़ी होती है, जो चौराहों पर खड़ी होती है और जो किस तरीके की अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, वो मुझे नहीं चाहिए। और ना मुझे उतना लोकप्रिय होना है, मुझे वहीं लोकप्रिय होना है। मुझे एक सशक्त भाषा के माध्यम से ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो सशक्त भाषा अपनी कैसे बनाई जाए, प्रारंभ से ही इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आपकी भाषा इंग्लिश हो और चाहे भाषा आपकी हिंदी हो, इसको सशक्त करने के लिए सबसे पहले आपको शब्द भंडार की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपके पास शब्द भंडार नहीं है तो निश्चित तौर से आप अपनी अभिव्यक्ति उतने अच्छे ढंग से नहीं दे पाएंगे जितने अच्छे ढंग से एक अच्छे शब्द भंडार वाला व्यक्ति दे सकता है। तो इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य यही है कि आपको अपने एक शब्द भंडार का निर्माण करना पड़ेगा। लेकिन हां, यहां पर भी देखना है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि हम पहले तो बैठे रहे, इसके बाद में लास्ट में हमने कहा चलो अब 1 महीने केवल शब्द भंडार बढ़ाएंगे। तो ऐसे शब्द भंडार नहीं बढ़ता है। आपका दिमाग भी बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाएगा और आप बहुत परेशान हो जाएंगे। शब्द भंडार कैसे बढ़ेगा? क्रमशः बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। एक एक शब्द जब आप सिलेक्ट करके चूज करते रहेंगे तब बढ़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक कार्य करना है कि आप जितनी भाषा बोलते हैं, जितनी चीजें करते हैं, उसके अतिरिक्त जब आप साहित्य पढ़ रहे होते हैं, जब आप डिबेट सुन रहे होते हैं, जब आप पत्रिका पढ़ रहे होते हैं और जब आप पेपर की संपादकीय पढ़ रहे होते हैं, पेपर में फिल्मी न्यूज नहीं पढ़ रहे होते हैं,
क्राइम न्यूज नहीं पढ़ रहे होते हैं, क्या पढ़ रहे होते हैं? संपादकीय पढ़ रहे होते हैं। तो संपादकीय में जो शब्दों का चयन किया जाता है, बहुत ही उपयुक्त शब्दों का चयन किया जाता है। तो उस दिन, जिस दिन आप वो संपादकीय पढ़ रहे हैं, वो उपन्यास पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, वो चर्चा और परिचर्चा सुन रहे हैं, उस परिचर्चा और चर्चा सुनने में आप केवल उस दिन एक शब्द का सिलेक्शन करेंगे और वो शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे और मैक्सिमम टाइम उस शब्द का प्रयोग करेंगे। मौखिक हो सकता है, मौखिक करिए, नहीं तो लेखन अवश्य करिए। उस शब्द का लेखन करिए और उसको ये सोचिए कि उसको आप कितने प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, कितने प्रकार से उसका यूज कर सकते हैं। यदि आप उनका यूज करना अच्छे से सीख गए तो आप महारथी हो जाएंगे। इसी तरीके से एक क्रम बना लीजिए और जब आप क्रम बना लेंगे तो क्रम में आप प्रत्येक दिन एक शब्द सीखेंगे। कितना? एक शब्द। और इसी में एक दूसरा सिद्धांत है कि एक शब्द से ज्यादा नहीं सीखेंगे। कितना सीखेंगे? एक ही शब्द सीखेंगे और एक से ज्यादा शब्द नहीं सीखेंगे। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काम करने पड़ेंगे। यदि आप एक ही दिन में कई शब्द सीखेंगे तो वो शब्द ना तो आपके पास रह जाएंगे और आपको परेशान कर देंगे। तो दिन में केवल एक शब्द सीखेंगे और उसी का प्रयोग लगातार करते रहेंगे। इसके पश्चात अगले दिन भी आप एक नया शब्द सीखेंगे। एक शब्द नहीं सीखना है, एक नया शब्द सीखना है। ठीक है, एक नया शब्द सीखेंगे। तो जब आप पूरा 365 दिन निकाल देंगे एक एक शब्द का चयन करते हुए, तो निश्चित तौर से आपकी भाषा एक वर्ष के पश्चात बहुत ही चमत्कारिक ढंग से अच्छी हो जाएगी। आपके पास बहुत सारे शब्द यानी 365 नए शब्द हो जाएंगे। क्योंकि आप प्रारंभ से पढ़ते चले आ रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे शब्दों में और अच्छा निखार लाने के लिए, उनको पैना करने के लिए, उनमें सूक्ष्मता लाने के लिए आप इन 365 नए शब्दों को सीखेंगे। और 365 नए शब्दों को सीखने के साथ जब आप लेखन करने बैठेंगे तो आप देख लीजिएगा कि एक साल पहले की अपनी कॉपी उठाइए और एक साल बाद की कॉपी उठाइए, दोनों को देखिए, दोनों में आपको चमत्कारिक ढंग से अंतर महसूस होगा। तो निश्चित तौर से ये जो पहला नियम है, इसको हम लोग क्या करेंगे? पूरा 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए इसको लागू रखेंगे। और जब हमें लगेगा कि अब हमारी भाषा सशक्त हो गई है, हम बहुत सारे शब्द सीख चुके हैं, तब हमें फिर अपने शब्दों का सिलेक्शन अपने आप करना है। अपने उन शब्द भंडार का लिखते समय सिलेक्शन करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शब्द लिखते समय उनके पास 3-4 विकल्प मौजूद होते हैं कि उस शब्द के 3-4 विकल्प कौन से हो सकते हैं और उनका वो प्रयोग करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास शब्दों की कमी होती है और एक ही शब्द को लगातार प्रयोग करते हैं, तो उनका लेखन अच्छा नहीं माना जाता। या जब वो बोलते हैं तो लगातार जब एक ही शब्द को बोलते रहते हैं तो लोगों को क्या होती है? बोरियत होने लगती है, लोग उनको अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो आज का हमारा पहला नियम है, सबसे पहले हमें क्या करना है? शब्द भंडार बढ़ाना है। चाहे वो हिंदी के शब्द हों या अंग्रेजी के शब्द हों, भाषा आपकी चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, दोनों ही भाषाओं पर यह नियम आपका लागू रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, दूसरा नियम है, जब हम भाषा में संवाद कर रहे होते हैं या अपने मित्रों से बातचीत कर रहे होते हैं, तब भी हमने जो नए शब्द चुने हैं, नए शब्द गढ़े हैं, उन्हीं नए शब्दों का प्रयोग अपने मित्रों के साथ भी करेंगे, बातचीत में भी करेंगे। जितने ज्यादा प्रयोग होंगे वो शब्द, वो आपके अपनी लेखन और अभिव्यक्ति शैली को धारदार बनाते चले जाएंगे।
और जैसे ही आपकी ये शैली धारदार होती चली जाएगी, वैसे ही एक अच्छे लेखक, अच्छे व्याख्याकार, अच्छे वार्ताकार के रूप में आप स्थापित होते चले जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। चलिए इसमें अगला देख लेते हैं कि जो आपकी भाषा है वो सरल एवं सशक्त होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया सरल एवं सशक्त होनी चाहिए। सरल क्यों होनी चाहिए? सरल ऐसे कि जो मूल्यांकन करता है ऐसा ना हो कि आपने इतने कठिन शब्द लिख दिए कि उसको ही बेचारे को डिक्शनरी उठानी पड़ रही है कि अरे इस शब्द का प्रयोग क्या कर दिया। तो शब्द ऐसे होने चाहिए जो सरल भी हों और सशक्त भी हों, सामान्य बोलचाल की भाषा के स्तर पर भी ना हो और बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ भी ना हो। तो इनके बीच की एक शब्दावली हमें गढ़नी है, हमें बनानी है, अपनी भाषा शैली का प्रयोग करना है जो कि आपको बहुत सहयोगी होगी आगे चलकर। इसका अगला नियम है कि जब आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, तो इनको आप दिन में कम से कम 15 मिनट या आधा घंटे अवश्य ही बोल बोल कर पढ़ें, जिससे आपका उच्चारण ठीक हो सके, जिससे आपके मुंह पर वो शब्द आ सकें। बार बार जब आप बोलेंगे, कई बार ऐसा होता है कि मित्रों के बीच में आपने बोलने का प्रयास किया और आप अटक गए, सारे मित्र हंस दिए, हंसने के बाद फिर आपको नया शब्द प्रयोग करने में कठिनाई होने लगेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब शब्द सीख रहे हैं उसी समय उसे बोलने का प्रयास करेंगे, उसके उच्चारण का प्रयास करेंगे और उसको कई तरीके से प्रयोग करने का प्रयास करेंगे और अपने घर पर ही कर लेंगे। अपने कमरे में आप अपनी लंबाई का आधा, यानी कि जितनी आपकी पूरी लंबाई है उससे 1/2 लंबाई का एक शीशा रखेंगे, एक मिरर रखेंगे, जिसमें कि आप बातचीत करते समय दिखाई दें। तो जब आप इन शब्दों को बोल रहे होंगे, ये चीजें पढ़ रहे होंगे, तो शीशे के सामने जाके पढ़िए। तब आपको लगेगा कि आपकी अभिव्यक्ति में क्या क्या चीजें हैं और आप वो नया शब्द प्रयोग करते समय हिचक रहे हैं, कैसा मुंह बना रहे हैं, कैसी स्थितियां हो रही हैं। ये सारी चीजें करने के बाद आप जब अपने उस शब्द का प्रयोग अपने मित्रों के साथ करेंगे, अपने डिबेट में करेंगे, अपने टीचर्स के साथ करेंगे, तो आपको कोई हिचक नहीं होगी, आराम से आप उसका प्रयोग करते चले जाएंगे और भाषा आपकी एकदम धारा प्रवाह होगी। आपको लगेगा जैसे एक धारा बहती चली जा रही है, आपके अंदर से वो शब्द निकलते चले जा रहे हैं, आप अटक नहीं रहे हैं और आपकी जो अभिव्यक्ति शैली है वो दूसरों से आपको स्वयं अलग प्रतीत होने लगेगी, दिखने लगेगी कि आप अपने मित्रों से ज्यादा बेहतर ढंग से अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, बता सकते हैं या लिख सकते हैं। ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसका अगला है कि हमें डेली अपना क्या करना है, अपना कुछ ना कुछ अपने विचार, कहानी, उपन्यास, कुछ भी किसी के बारे में भी लिखना अवश्य चाहिए। जो शब्द वो हमने गढ़ा है, जो शब्द हमने निकाला है, जो शब्द हमें कहीं से मिला है। कई लोग कहने लगते हैं कि अरे आपने तो शब्द की चोरी कर ली। अरे भाई, शब्द की चोरी सारे लोग करते हैं। पैदा होते ही कोई वो शब्द सीख के नहीं आए, भाषा यहीं सीखी जाती है। जब सारे लोग भाषा यहीं सीख रहे हैं तो भाषा कहीं ना कहीं से उन्होंने भी ली होगी। लेकिन कुछ लोग आपको डिमोरलाइज करने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि आपने उनका शब्द चुरा लिया, आपने उनकी चीज चुरा ली। अरे भाई, चुराना नहीं है, ये तो सीखना होता है। भाई, हम चुरा नहीं रहे हैं, हम सीख रहे हैं इन सब चीजों को। या वो साहित्यकार, वो नोवेलिस्ट जो है, वो भी तो कहीं से सीखा होगा, उसने भी तो कहीं से पढ़ा होगा। वो अपने मां के पेट से सीख के नहीं आया है।
ये भाषा जो है वो इसी जगत में मिली है, उसे इसी संसार में मिली है। इसी संसार में उसने अपनी इस भाषा को गति प्रदान की है, धारा प्रदान की है, और उसके बाद उसने अपने आप को स्थापित किया है। तो ऐसे लोग यदि आपको मिल जाते हैं तो उनको प्रणाम करिए और उनसे बात मत करिए, क्योंकि बात यदि करेंगे आप, उनसे डिबेट करेंगे तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा और आप अपनी चीज से भटक जाएंगे। भैया आप ही विद्वान हैं, हम कुछ नहीं। हाथ जोड़िए और निकल जाइए वहां से। कहा जाता है भैंस के आगे कितनी भी बीन बजाइए उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप अपने तर्कों से कैसे भी प्रदर्शित करिए, कैसे भी सिद्ध करने की कोशिश करिए, उनको नहीं समझ में आएगा। और जब उनको नहीं समझ में आएगा तो हम उनको समझाने क्यों चले हैं? मूर्ख व्यक्ति को समझाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। जो मैं आपको यह समझा रहा हूं तो मैं योग्य लोगों के लिए ही समझा रहा हूं। यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति हमारे इस वीडियो को देखेगा तो वो यही कहेगा, अरे खोपड़ी खा रहे हैं यार। उसका पहला शब्द होगा, अरे यार बहुत खोपड़ी खाते हैं ये। अरे भैया ठीक है, खोपड़ी खाते हैं तो आप रहने दीजिए। हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं? हम उन योग्य लोगों के लिए जो अपना विकास करना चाहते हैं। जो अपना विकास ही नहीं करना चाहते, हम उनके लिए कार्य नहीं कर सकते हैं। और यदि आप उन लोगों के बीच में फंसेंगे तो आप अपनी प्रगति को बाधा पहुंचाएंगे। इसलिए उनके साथ उलझना नहीं है, उनको प्रणाम करना है कि भैया आप ही महान हैं, हम कुछ नहीं है, और निकल जाना है। चलिए आइए अपने टॉपिक पे आते हैं कि जब आप एक पेज लिखते हैं डेली, चाहे कहानी लिखते हैं, किसी के बारे में लिखते हैं, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं। बहुत सारे पहले पत्र लिखा करते थे, पत्र आया जाया करते थे, लेकिन इस संचार माध्यम की क्रांति के बाद पत्र लेखन लगभग समाप्त हो गया। डाकघर लगभग सूने हो गए। पहले इसी पत्र का इंतजार किया करते थे लोग। बहुत सारे बॉलीवुड के सॉन्ग भी बने हैं इस पर कि कैसे फौजी इंतजार करते थे अपनी चिट्ठियों का, अपने पत्रों का कैसे इंतजार करते थे, और उन चिट्ठियों में क्या होता है, कैसे वो गाना आता था, चिट्ठी आई है। तो वो सारी चीजें, लेकिन समय के साथ चीजें बदलती चली जाती हैं और आज की स्थिति में पत्र लेखन केवल और केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित रह गया है। तो आप अपने आप पत्र लेखन करिए, यात्रा वृत्तांत लिखिए, अपनी चीजें लिखिए, अपनी डायरी लिखिए, और इसके पश्चात जब आप वो लिखने लगें, एक पन्ना लिखा आपने, फिर इसके बाद अगले दिन उसी पन्ने को सोचें, उसको पढ़ें, उसके बाद उसको सोचें कि इसको हम समराइज करके एक पैरे में कैसे लिखें, इसको हम 6 लाइन में कैसे लिखें, इसको 4 लाइन में कैसे लिखें, और उसकी प्रैक्टिस करें। जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, अपने शब्दों का संक्षेपण करना शुरू कर देंगे, अपने भावों का संक्षेपण करना सीख जाएंगे, तो यह बहुत महत्वपूर्ण होगा आपसे। जब आप छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहे होंगे, वो टिप्पणियां लिख रहे होंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कई बार चर्चा करते हैं कि सर बहुत सारी चीजें याद आती हैं लेकिन टिप्पणी नहीं लिख पाता हूं। तो टिप्पणी कैसे लिखी जाती है, छोटे अपने भावों को छोटे शब्दों में कैसे संजोया जाता है, उसके लिए मेन चीज वही है कि एक पन्ना निश्चित तौर से दिन में लिखिए और सुबह उठ के उसी पन्ने का संक्षेपण करिए और उसको एक पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करिए। यदि आप वो लिखना शुरू कर दिए, लिखना सीख गए, तो आपको टिप्पणी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बड़े क्वेश्चन भी आराम से लिख सकेंगे, आप टिप्पणी भी लिख सकेंगे, और छोटे क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई भी समस्याएं सामने नहीं आएंगी। और सबसे बड़ी चीज, कई बार मैंने देखा कि भाषा पर जब आपकी पकड़ नहीं होती है, जैसे जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे होते हैं, तो हमने शुरुआत में क्वालिफाइंग एग्जाम भी बताए थे कि हिंदी और इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर भी होता है। तो उस क्वालिफाइंग पेपर के लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। यदि आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो बाकी आपके पेपर चेक नहीं होते हैं, तो उनकी भी आपको तैयारी करनी पड़ती है। और
आपको क्या करना पड़ता है, जैसे हिंदी माध्यम के हैं तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, और अगर आप इंग्लिश माध्यम के हैं तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए, नहीं तो आप हिंदी में फंस जाएंगे और हिंदी माध्यम वाला इंग्लिश में फंस जाएगा। जैसे मुझे याद है, मेरे हॉस्टल के सीनियर थे श्री कमल भान सिंह। कमल भान सिंह सर एक एग्जाम में घोड़े का पर्यायवाची आया था। वो बेचारे इंग्लिश मीडियम के थे, तो घोड़े का पर्यायवाची वो चेतक लिख कर आए थे। जब लोगों से बातचीत की उन्होंने कि हमने घोड़े का पर्यायवाची चेतक लिखा हुआ है, तो लोगों ने कहा, अरे सर आपने क्या कर दिया, ये घोड़े का पर्यायवाची चेतक नहीं होता है। चेतक क्या होता है? चेतक एक घोड़े का नाम है, घोड़े की पर्यायवाची नहीं है चेतक। तब उन्हें लगा कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, इतनी छोटी सी मिस्टेक हमने कैसे कर दी। लेकिन हां, ऐसी सिली मिस्टेक हो जाया करती हैं, इसलिए भाषा पर आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। यदि आप भाषा पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर से आपको इस छोटी सिली टाइप की मिस्टेक आपसे हो जाएंगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या हो जाएगा। जैसे एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं कि जैसे हम लोग बुंदेलखंड रीजन से आते हैं और हर बच्चे अपना रीजनल लैंग्वेज पहले बोलना शुरू करता है, क्योंकि मम्मी पापा से, घर से, परिवारजनों से उसे रीजनल लैंग्वेज ही मिलती है। और रीजनल लैंग्वेज के पश्चात जब वो बच्चा जाता है हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम में वो पढ़ने लगता है, तब उसे क्या करना पड़ता है? अपने भाषा का विकास करना पड़ता है। इस भाषा का विकास कैसे होगा? यही जो तरीके हमने बताए। मुझे याद है, मैं हॉस्टल में गया और मैं यूनिवर्सिटी से लौट रहा था, एक घटना की चर्चा कर रहा था। तो घटना में मैंने बताया कि अरे वो लोग रिक्शे से जा रहे थे और रिक्शे पे दोंची लगी और उनकी सारे सामान टूट गया। अब वहां जितने भी हमारे सीनियर्स बैठे थे उन्हें लगा कि ये दोंची क्या होता है। मैं सोचता था कि मेरी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ हो गई है, अब मैं कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं बोलता हूं या रीजनल शब्द नहीं प्रयोग करता हूं। लेकिन उस दिन याद आया कि अरे ये तो मैंने एकदम टिपिकल बुंदेलखंडी शब्द का प्रयोग किया है, दोंची। दोंची का मतलब झटका या जर्क, कि रिक्शे पर जर्क लगा और उसका सामान टूट गया, ये मैं बताना चाह रहा था। लेकिन मैंने बताया क्या कि रिक्शा जा रहा था, उसमें दोंची लगी और उसका सामान टूट गया। दोंची लगी, अब दोंची शब्द वो समझ ही नहीं रहे हैं, तो दोंची कहां से उसमें फिट बैठ जाएगा। लेकिन हां, यदि कोई बुंदेलखंडी व्यक्ति होगा तो वो फट से पकड़ लेगा कि अरे दोंची का मतलब जर्क होता है, झटका होता है। तो यही सारी चीजों का ख्याल आपको रखना पड़ता है। आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज छोड़कर आपको एक खड़ी भाषा या खड़ी बोली को अपनाना पड़ता है। एक नई भाषा जैसे अंग्रेजी को आपको अपनाना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा। जब तक उसको अपनाएंगे नहीं, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी अभिव्यक्ति उतनी अच्छी नहीं दे पाएंगे। कई बार मैंने सुना कि भाई भाषा पे पकड़ कैसे आएगी। जैसे हिंदी माध्यम का बच्चा है, इंग्लिश बोलने का प्रयास करता है लेकिन वो नहीं बोल पाता है, तो उसके लिए एक ही सिद्धांत दिया जाता है कि आप जिस भाषा में अपने स्वप्न देखते हैं वही भाषा आपकी अपनी भाषा है। जब आप दूसरी भाषा जिसका विकास कर रहे हैं उसमें डूब जाएंगे, तल्लीन हो जाएंगे, उसे आत्मसात कर लेंगे, तब आप कुछ सपने भी उसी भाषा में आने शुरू हो जाएंगे। और जब सपने उस भाषा में आने शुरू हो जाएं, तब आप समझ लीजिए कि आपकी पकड़ उस भाषा पर हो गई है। आप अब ठीक से उस भाषा में अपनी व्याख्या कर सकते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति दे सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको एक पैरामीटर भी दे दिया है कि जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी भाषा का विकास कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, इसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो इसको ज्यादा ना खींचते हुए यहीं तक रखते हैं। यदि आपकी कोई समस्याएं होंगी तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए, उनको आगे हम पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। हाँ,
जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से ही हमें पता चलता है कि कितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कितने लोगों को हमारी चीजें अच्छी लग रही हैं और हमको यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि यह कार्य सकारात्मक दिशा में है और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तभी इस पर हमको और ज्यादा मेहनत करके आपको अच्छी से अच्छी चीजें देना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। और आज का टॉपिक यहीं तक। कल मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ इसी सीरीज में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।